So financial modeling, yeah, advanced Excel. Why do we call it financial modeling? Because there are tools जो कि Excel के अंदर हैं और जिसे हम अपने जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं उन कामों को ऑटोमेट करने के लिए जब वो टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसका नाम फाइनेंशियल मॉडलिंग रख दिया है कि यू कैन यूज वेरियस टूल्स ऑफ एक्सेल in order to automate your routine tasks that finance professionals perform, especially when they have to interact with ERP of any organization. कि जब आप किसी भी ERP के साथ interact करते हो, either ERP को data provide करते हो या ERP से data लेकर उसको customized reports में convert करते हो, तो उसके लिए फिर you can automate the work. तो हम वही टूल्स सीखेंगे। वैसे तो एक्सेल समंदर है, एक बहुत कुछ है। हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा कवर कर सकें उतना ज़्यादा हम कवर भी करेंगे, बट व्हेन एक्सेल में कवर करने से ज़्यादा डिस्कवर करना बहुत है। सो जब आप अच्छे खासी टूल्स हम यहाँ सीख लेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी इन अ पोजीशन कि अगर आपको कभी भी कोई काम करना होगा और अगर कोई ऐसा टूल है जो आपने नहीं भी सीखा होगा तो वो आप खुद इजीली आगे सीख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल। ये फाइल जो आपकी स्क्रीन पे है ये मैंने क्लासरूम में शेयर भी कर दी है, सॉरी व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दी है। वहाँ से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और आपको भी सर जो है वो जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको भी एक्सेसिबल हो जाएगा उनके सिस्टम्स के ऊपर फाइल। A quick recap of Excel, कुछ बेसिक्स से हम स्टार्ट करते हैं पहले, ताकि जब मैं आगे करा रहा हूँ एडवांस टूल्स हैं वो करवा रहा हूँ तो एटलीस्ट आपको जो है वो मुश्किल फील ना हो रही है उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले एज यू नो दैट जो एक्सेल है इसमें आपके पास कॉलम्स होते हैं, इसके अंदर आपको पास रॉज हैं एंड कॉलम्स को हम अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से नोट करते हैं और रॉज को हम नंबर से करते हैं और किसी भी कॉलम एंड रॉ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको सेल कहते हैं। बाय डिफॉल्ट सेल का नाम जो होता है के रेफरेंस से ही होता है। तो कॉलम एंड रॉ के रेफरेंस से होता है, जैसे अगर इफ वी टॉक अबाउट दिस सेल सो इट इज इन द ए कॉलम एंड फर्स्ट रॉ, सो A1, and by default the name of this cell will be A1, which is always written here, and you can always change this name. तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो एंड चेंज कब किया जाता है, जब आपको बाद में इस सेल की तरफ किसी चीज को रेफर करना हो किसी फॉर्मूले में, लेकिन आपको लगता है यार ढूंढना पड़ेगा, स्प्रेडशीट बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारा काम हो गया है, उस फलाने सेल के साथ हम लिंक करें, जैसे रेट लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, रेट है $5 $6 $7 एंड आपको लगता है कि यार ये कौन ढूंढेगा दोबारा, रेट से नाम रेट रख लो, ताकि जब आप किसी फॉर्मूले में इस सेल को लिंक करोगे तो बजाय सेल का नाम लिखने के, वो ये वाला नाम लिखने के A1, आप वो जो आपने नाम रेट लिखा है वो लिखोगे, वो खुद एक्सेल के साथ कनेक्ट कर देगा एंड विल यूज इट। और नॉट ओनली कि आप सेल का सिर्फ नाम रख सकते हो, आप किसी रेंज का नाम भी रख सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेबल बनाई है, ये जैसे ये टेबल है, 3 कॉलम्स हैं और ये तकरीबन 4 रॉज है, सही है, तो अभी पूरी टेबल का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। सो यू कैन गो हियर एंड यू कैन जस्ट राइट टेबल। अब ये पूरी रेंज जो है ना, इसका नाम क्या बन गया, टेबल। अब ये पूरी रेंज होगी। अब आप अगर आपको टेबल के फंक्शंस यूज करने हो, यानी जो कि पूरी टेबल में से हो यूज करना हो, और आप में उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना हो, जैसे इसमें बहुत सारी अमाउंट्स लिखी है और आपने सबका सम करना है, तो आप इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में टेबल लिख देंगे, एंटर कर देंगे और ये पूरी टेबल के अंदर जितनी भी फिगर्स हैं सबको क्या कर देगा,
सम कर देगा, तो द होल टेबल विल बिकम अ रेंज, स्पेसिफाइड रेंज बन जाएगी। सो आप टेबल को भी जो है वो एक नाम दे सकते हैं, व्हेन वी विल बी एक्चुअली डूइंग इट, तो मैं आपको उस वक्त भी बता दूंगा कि हम कैसे करते हैं। सो ये हो गया आपका सेल। अच्छा, और सेल का नाम भी आपको मैंने बता दिया। अब एक्सेल के अंदर हाउ डू वी नेविगेट, हम एक्सेल में नेविगेट कैसे करते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल पे कैसे जाते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज of moving from one cell to another cell. One of the ways through which you can navigate is the arrow keys. You can use arrow keys on the keyboard. आप arrow keys use कर सकते हो, like I'm using at the moment. So obviously चार directions होते हैं arrow keys के, up, down, left and right. So ये चारों direction में आप move कर सकते हैं। And जिस cell पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये box जो move कर रहा है, ये जिस सेल पे खड़ा होता है उस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल से मुराद ये है कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली इस सेल में लिखा जा रहा हो, सो दैट्स कॉल्ड एक्टिव सेल। और एक होता है एक्टिव, एक होता है एडिट मोड। सेल का एडिट मोड, एडिट मोड क्या होता है, जब इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद अब आपको अंदर एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये अब कहलाता है कि अब ये सेल किसमें, एडिट मोड में। तो एक्टिव एंड एडिट मोड का फर्क क्या होता है, एक्टिव सेल जो होता है उस पर जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो पिछला अगर कुछ लिखा हुआ है उसको ओवरराइट करता है कंप्लीटली। सो अगर मैं किसी सेल को एक्टिव रखता हूं और मैं डबल क्लिक नहीं करता तो इसका मतलब ये सिर्फ एक्टिव है, और मैं लिखना शुरू कर दूं तो अगर उस सेल में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो हटा देगा, उसकी जगह नया कंटेंट जो आप लिख रहे हो वो लिखना शुरू कर देगा। बट ना नए को स्टोर करेगा ना पुराने को रिमूव करेगा जब तक आप एंटर प्रेस ना कर दो या टैब की प्रेस ना कर दो। अगर आप लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो वो नया कंटेंट स्टोर कर देगा और पुराना वाला डिलीट कर देगा। लेकिन जब तक आपने एंटर या टैब की नहीं प्रेस की होगी वो दोनों को रखेगा, एक को फ्रंट पे दिखा रहा होगा, एक को बैक पे। जो पुराना वाला है वो बैक पे होगा लेकिन दिखा नहीं रहा होगा, और जो नया वाला है वो फ्रंट पे दिखा रहा होगा लेकिन ना पुराना डिलीट किया होगा और ना नया जो है वो स्टोर किया होगा, दोनों दिखा रहा होगा। लेकिन एडिट मोड का फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है उसको आप डबल क्लिक करते हो, इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले के अंदर आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हो, सबको नहीं ओवरराइट करना चाह रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उस एग्जिस्टिंग कंटेंट में से कुछ चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको डबल क्लिक करके या F2 की प्रेस करके, फंक्शन 2 F2 फंक्शन की प्रेस करके आपको एडिट करना पड़ेगा। जैसे अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार असद नहीं, असद नहीं, यहां पर कोई और चीज होनी चाहिए, यहां पर कुछ और होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ असद को डिलीट किया, मिटाया और अब लिखना शुरू कर दूंगा। तो उसने जो पूरा फॉर्मूला था उसको रीराइट नहीं किया, जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूं उस कंटेंट को एडिट कर। सो इफ यू वांट के एक्सेल के किसी सेल का जो कंटेंट है उसमें से एक स्पेसिफिक चीज को हटाकर उसकी जगह कुछ और ऐड करना है तो फिर एडिट मोड में जाना पड़ेगा। डू नॉट स्टार्ट ऑन एक्टिव सेल, एक्टिव सेल के तौर पर उसके ऊपर लिखना ना शुरू कर दें वरना वो ओवरराइट कर देगा और पुराने को डिलीट कर देगा। सो मेक श्योर दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन a cell which is active or a cell which is in edit mode. So अब नेविगेट करने का एक यू कैन यूज एरो कीज, राइट, ये एरो कीज हो गए। दूसरा है एंटर, you can navigate through enter, but enter is single dimensional movement from top to bottom. So when you press enter वो नीचे आ जाता है। अच्छा, एंटर की खास बात ये है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो सेल में एंड यू प्रेस एंटर तो वो दो काम करता है, वो जो डेटा है वो भी स्टोर कर देता है सेल में और फिर अगले सेल पे मूव भी कर जाता है। एरो की ये काम नहीं करता। सो एंटर में
डेटा स्टोर भी होता है जब लिखने के बाद, और आगे नेविगेट भी कर जाता है. The same thing could be done using tab key. TAB, tab key. So enter and tab key. तो enter and tab key दोनों यूज होते हैं. टैब की में और एंटर की में फर्क यह है, एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आता है और टैब प्रेस करने के बाद स्टोर हो जाता है और राइट हैंड साइड पे मूव कर जाता है. सो जब आप डेटा एंट्री एक्सेल में करते हो तो डेटा एंट्री वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी होती है. सो अगर आप वर्टिकली डेटा एंटर कर रहे हो, यानी ऊपर से नीचे डेटा एंटर कर रहे हो, यानी सेम कॉलम में नीचे आते जा रहे हो एंटर करके, तो एंटर की प्रेस किया करें. और अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेटा एंट्री कर रहे हैं तो टैब की से एंटर करते हुए जा रहे होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 1, और 1 लिखने के बाद मैं चाहता हूँ राइट पे चला जाऊं, फिर 2 लिखूं, फिर 3 लिखूं, फिर 4 लिखूं, तो मैं टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब. सो इस तरह इस डायरेक्शन में भी एंट्री हो सकती है, और 1 2 3 अब ये एंटर प्रेस कर रहा हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एंटरिंग द डेटा, या फिर डेटा की डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से आप एंटर एंड टैब की यूज करते हो. एंड द टैब एंड एंटर कीज कैन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन if you press it along with shift. अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन. यानी अगर मैं इस वक्त शिफ्ट की प्रेस किए रखूं और साथ क्या प्रेस करूं, एंटर, तो एंटर की प्रेस करने के बाद यूजुअली नीचे आता है, अभी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है. इसी तरह टैब की प्रेस करता हूं तो यूजुअली राइट हैंड साइड पे जाता है, बट इफ आई प्रेस विद शिफ्ट तो वापस लेफ्ट पे मूव करेगा. सो शिफ्ट की के साथ ये एंटर और टैब की रिवर्स डायरेक्शन में काम. सो ये एक नेविगेशन के बेसिक वो है. अच्छा, नेविगेशन के लिए देयर आर अदर कीज एज वेल. जब किसी सेल को सर्च करना हो और उस पे जाना हो, एंटर की या एरो की सिक्वेंशियली मूव करता है, डायरेक्ट किसी सेल पे नहीं जाता. लेकिन अगर आपको किसी सेल पर डायरेक्टली जाना है, रादर देन कई सेल्स से गुजरते हुए जाओ, आप डायरेक्टली जाना चाहते, तो फिर कंट्रोल जी कंट्रोल प्लस जी जब आप प्रेस करोगे तो इट ओपन्स अप अ विंडो एंड आस्क्स फॉर अ रेफरेंस. यहां आप सेल का रेफरेंस दे दोगे. अब वो रेफरेंस डिफॉल्ट रेफरेंस है या आपने सेल का नाम चेंज किया था, जो वो डालना चाहो आप डाल सकते हो. इसमें जो आपने खुद से दिए होंगे वो यहां पर भी दिख रहे हो. सो लेट्स से मैंने कहा मुझे आप लेके जाओ R1 पर. सो R1 लिखा मैंने, ओके किया, एंड इट डायरेक्टली केम टू R1 से. सो कंट्रोल जी, जब आपको पर्टिकुलर सेल रेफरेंस पता हो जहां जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करते हो. लेकिन अगर आपको कंटेंट ऑफ द सेल सर्च करना हो, सेल रेफरेंस नहीं, कंटेंट ऑफ द सेल, भाई घर का एड्रेस या घर में रहने वाला बंदा, सही है. सो अगर आपको कंटेंट देखना है कि मुझे ये कंटेंट सर्च करना है पूरी स्प्रेडशीट पे, तो फिर कंट्रोल जी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सेल रेफरेंस मांगते नहीं, घर का एड्रेस. तो मुझे तो घर के एड्रेस से मतलब नहीं है, मैं तो अगले से पूछना फलाना बंदा कहाँ रहता है, घर का एड्रेस नहीं. तो उसके लिए फिर कंट्रोल एफ यूज होता है. कंट्रोल फाइंड एफ, कंट्रोल एफ, एंड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल एफ you see this window popping up, and this window has two tabs, find and replace. So पहले find देख लेते हैं. So find क्या करना है, तो आप उस कंटेंट का जिक्र करेंगे
जो आपको फाइंड करना है। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टैब लिखा था, सो लेट मी राइट दैट, और मैंने कहा मुझे टैब सर्च करके दें, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड इट केम टू टैब, जहाँ टैब लिखा हुआ था। अब मैंने O2 नहीं लिखा था, मैंने टैब लिखा था। टैब कहीं पर भी लिखा होगा मुझे मिल जाएगा, बट इसमें दो अच्छे ऑप्शंस एक्सेल ने दिए होते हैं, फाइंड नेक्स्ट एंड फाइंड ऑल। टैब हो सकता है एक से ज्यादा जगह लिखा होगा, 10 जगह लिखा होगा, 15 जगह लिखा होगा। व्हाट डू यू वांट एक्सेल टू डू? अगर आप चाहते हो कि जो पहला रास्ते में टैब आता है, और एक्सेल मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन एक्सेल सर्च कैसे करता है? लेफ्ट टू राइट। पहले पहली रो सर्च करेगा, और पहली रो में अगर कोई चीज आ रही है तो सबसे पहले वो दिखाएगा, फिर दूसरी रो में देखेगा, फिर तीसरी रो में देखेगा, इस तरह मूव करता है। तो जो सबसे पहला टैब लिखा होगा पहले उस पर ले जाएगा फाइंड नेक्स्ट केस। लेकिन फाइंड ऑल के केस में वो आपको इसी विंडो में एक एक्सटेंडेड वर्जन विंडो का ओपन करके देगा, और उसमें तमाम वो सेल्स लिस्ट डाउन कर देगा जहां टैब लिखा होगा, और आप उस लिस्ट पर क्लिक करें कि किस वाले टैब पर जाना है, वो डायरेक्ट लेके जाएगा। लेट शो यू, लेट्स से टैब मैंने यहां भी लिख दिया, अब दो जगह टैब लिखा है, और मैंने कंट्रोल F प्रेस किया, और मैंने कहा टैब सर्च करके दो, फाइंड ऑल करके दो, सो दोनों जगह दे दिया इसने। एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ आ जाएगा, इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ। सो देन इट गिव्स यू द ऑप्शन कि आपको किस वाले टैब पे जाना है। दैट्स कंट्रोल F. This is how we find a particular content on the cell. And then if you want to replace, you can always replace. We can replace tab with enter, let's say. Again, it gives you option. Replace next, या replaced all. जो पहला next tab है उसको replace करना, या जितने भी tab लिखे हैं उन सबको replace करना। मैंने कहा सबको replace कर। Okay, done. So now tab has been replaced with enter. So control find you. So this is another way of navigating from one cell to another cell. And if you want to navigate in a sequence, right? But you want to jump करके sequence में हो, लेकिन jump करके, यानी empty cells छोड़ के जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ भी enter लिखा हूँ, ठीक है, बीच में गैप है, और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से यहाँ आए। तो अब मैं अगर एरो कीज यूज करूंगा तो पहले ब्लैंक में आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल की क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, फिर एरो की यूज करता हूँ, तो वो ब्लैंक स्पेसेस को स्किप करता है, यानी वो डायरेक्टली जंप करता है जो नेक्स्ट फिल्ड सेल होगा उस पे। द नेक्स्ट फिल्ड सेल बीच के स्किप करेगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, तो देखिए अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं डायरेक्टली एंड पे जंप करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल एरो की प्रेस करूंगा, डायरेक्ट कंट्रोल एरो की, जी डाउन की से नीचे डायरेक्टली चला जाएगा। अब अगर राइट हैंड साइड पे कोई फील्ड सेल नहीं है तो स्किप करेगा एंड तक और डायरेक्ट एंड ऑफ द शीट पे लेके जाएगा। देखिए कंट्रोल एंड, सो इट टुक मी टू द एंड ऑफ द स्प्रेडशीट डायरेक्टली। हाँ, आपको बहुत टाइम लगेगा जब तक मूव कर। सी इधर देखिए, इफ आई मूव विद द एरो की, इतनी देर में आप अपने घर पहुंच सकते हैं। आप अपने घर पहुंच सकते हैं इतनी देर में। आई डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द स्टूडेंट्स। जी, मैंने कहा टाइम नोट करें, मैं सिर्फ 100 सेल्स जाता हूँ, 100 सेल का वो नोट कर लें कि 100 सेल्स कितनी देर में यहाँ पर आपने मूव किया। और इसी अभी आपको सिर्फ W पे हो। सो अब मैं डायरेक्ट आ गया कंट्रोल के। सो कंट्रोल एरो की जो है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम एक्सेल से कि आप डायरेक्टली जंप करना चाहो तो इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास एक टेबल बनी हुई है तो ये क्या करता है, जब आप कंट्रोल एरो की प्रेस करते हो तो वो आपको पहले टेबल्स में ही घुमाता है, यानी जो फील्ड रेंज है उसी में जंप करके ले जाता है।
फिर अगर आप टेबल की बिल्कुल आखिरी कॉलम में, फिल्ड कॉलम में, उसके बाद करोगे, फिर वो लेके जाके रिवर्स एरो कीज, तो एरो कीज ना, राइट एरो की करेंगे कंट्रोल के साथ। नहीं नहीं नहीं, नो नीड, नहीं नहीं, कंट्रोल राइट करेंगे, राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट पे जाएगा, कंट्रोल अप एरो की करेंगे, ऊपर जाएगा डायरेक्टली, कंट्रोल डाउन की करेंगे, डायरेक्ट नीचे आएगा। नो नीड टू प्रेस एनी अदर की। सो विद द कंट्रोल की, if you press arrow keys, it jumps and it makes it easy to navigate within the data table form. Normally जब table बनी हुई होती है data की, तो it is very useful to use control arrow. ठीक, so that's another way of navigating from one cell to another cell, and some a quick way of navigating. Control arrow keys. How to select a cell या range of cells. ठीक, रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करने हैं आपको, लेकिन एक सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है, रैंडम नहीं, सीक्वेंस में, आइदर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। डायगोनली से मरा दे सारे सेलेक्ट करना, तो आप कैसे सिलेक्ट करते हो? आपने करना क्या होता है, सिलेक्शन के लिए शिफ्ट की इज द इंपॉर्टेंट की फॉर सिलेक्शन। जब भी सिलेक्शन आएगी शिफ्ट का काम हो, शिफ्ट की। सो व्हाट यू विल डू इज, अब आप माउस और एरो कीज दोनों यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन, but it is not recommended to use mouse very often in Excel. If you want to see how expert someone is in Excel, सही है, उसके हाथ में एक्सेल पकड़ा दें और चेक करें वो माउस कितना इस्तेमाल करे। जो बहुत नाड़ी होगा वो सबसे ज्यादा माउस इस्तेमाल करे, और जो खिलाड़ी होगा वो सबसे ज्यादा कीबोर्ड इस्तेमाल करे। So it's not recommended to use mouse because it takes time. It takes more time. But still, you can use mouse for selection and you can use arrow keys for selection. So if you want to use mouse like I'm using the mouse at the moment, right? So मैं क्या करूंगा, मैं जिस सेल से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है मैं उस सेल पे आऊंगा, आया, और मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया माउस का, और अब मैं ड्रैग करूंगा माउस। अब माउस जिस डायरेक्शन में ड्रैग करूंगा सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सही है, मैं चला गया उस सेल में जहां से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट करनी, वहां गया, लेफ्ट की प्रेस किया और प्रेस किए रखूंगा, और फिर ड्रैग करूंगा, ड्रैग इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करूंगा जिस डायरेक्शन में मुझे इसको मूव। नहीं, अभी अभी सिर्फ माउस से करवा रहा हूं, राइट? सो माउस की लेफ्ट की प्रेस करनी है और माउस को ड्रैग करना है। सो व्हेन यू ड्रैग अलोंग विद क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो वो मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, सेलेक्ट करके दे देगा। अदरवाइज आई कैन यूज कीबोर्ड। For keyboard, I have to first go to the cell from which I have to start selecting. उस सेल पे जाऊंगा एरो कीज की मदद से। So I went there and shift की प्रेस करूंगा और प्रेस किए रखूंगा, और एरो कीज से जिस डायरेक्शन में जाना है, शिफ्ट की के साथ जब मैं एरो कीज प्रेस करना शुरू करूंगा तो सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। अगर मैं शिफ्ट के बगैर एरो कीज करूंगा वो नेविगेट करेगा। अब मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, अब एरो कीज दबा रहा हूं, मूव कर रहा है, लेकिन जिस सेल पे मैं हूं, अगर वहां होने के साथ साथ मैं शिफ्ट की क्या करता हूं, प्रेस करता हूं और एरो की सिलेक्ट करता हूं, so it starts selecting the whole range. तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं एक रेंज। सो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल किसी के जहन में है? So it will be great if you people have Excel open on your screens, so that what I say आप साथ साथ ट्राई करो, क्योंकि जब आप ट्राई कर रहे होगे ना तो कंफ्यूजन आ रही होगी, सो आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। जैसे भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर ये इस पे काम नहीं हो पा रहा, तो ऊपर येलो कलर का स्ट्रिप चल रहा होगा, उसमें लिखा होगा इनेबल एडिटिंग, तो वो आप इनेबल एडिट करेंगे, रीड ओनली पे किया हुआ है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वो
ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी बेसिक नेविगेशन। अब नेविगेशन के बाद लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन एंटर इनटू अ सेल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी एंटर इन अ cell. One, text, the other is number, and the third is a formula. When you enter a text, it aligns it to the left of the cell. Sorry, right of the cell. The text left way, number right. So like I've just entered the number, right पे आ गया, and if it's text, वो left पे होगा. So by default, a number will be aligned to the right hand side of the cell, and the text will be aligned to the left of the cell. But when you have to enter a formula, you will always have to start with three signs. One of the three signs is equal to, plus, minus. इन तीनों में से किसी से भी अगर आप स्टार्ट लोगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि फॉर्मूला आने वाला. If you start is equal to, or if you start with plus, or if you start with minus, which is not recommended usually. So minus से start करेंगे तो भी वो फॉर्मूला ही ठीक करेगा. It's not usually recommended to start with plus or minus. Better to start with is equal to. So is equal to से जब start करेंगे तो उसको फॉर्मूला ट्रीट करेगा. ठीक है. So now let's come and start with the different functions, tools, features of Excel. अब हम start करते हैं और फिर साथ साथ जो बाकी चीजें भी मैंने पढ़ाई थी उसको प्रैक्टिस करके आपको टाइम देगा. एक्सेल में बहुत जरूरत पड़ती है सीरीज फिल करने की. 1 2 3 4 5 मंडे ट्यूसडे और ABC. तो सीरीज फिल करने के लिए आसानी क्या होती है? पहले ये क्या लिखा हुआ है? ईयर 01. Now how am I going to tell Excel that I want to fill a series? Year के बाद 01 के बाद 02 and 03. तो I'll just write 02 again. अब Excel को समझ आ जाएगी कि हम फिल करना चाहते हैं. हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और शिफ्ट की प्रेस करके नीचे आएंगे, दोनों को सिलेक्ट. I'll select both the cells. अब देखिए जरा और से. अब मैं यहाँ पर आऊंगा राइट साइड के कॉर्नर साइड पर, इस साइड पे जो प्लस का साइन चेंज हो गया, ब्लैक प्लस साइन ये आ गया. अब मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा, प्रेस किए रखूंगा और ड्रैग करूंगा नीचे. माउस ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे सीरीज चलानी, एंड द होल सीरीज विल बी फिल्ड. एक पूरी सीरीज फिल हो जाए. सो लेकिन पहले दोनों आपको बताने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट यू वांट. अदरवाइज वो सिंपल कॉपी करेगा. अगर उसके बगैर आपने किया तो वो सिर्फ कॉपी करेगा, तो सीरीज नहीं चलाएगा. तो सीरीज के लिए दो स्टेप आपको बताने पड़ेगा कि दिस इज यू, क्योंकि कभी यूजर हो सकता है कॉपी करना चाहता है. हाउ इज एक्सेल गोइंग टू फाइंड आउट कि आप सीरीज चलाना चाहते हो कॉपी करना चाहते हो? ठीक है. इसी तरह आप नेम 01 जनवरी के बाद आप क्या लिखोगे? नीचे फरवरी लिखोगे. फरवरी. आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो. सी उसने चला दिया, पूरी सीरीज चला दी. फ्राइडे के बाद नहीं, तो ये कॉपी करते हो कॉपी, ये आ गया आपके पास. राइट, सेम आप बस सिर्फ अल्फाबेट्स के अंदर एक डिफरेंस. जब अल्फाबेट वाली सीरीज होती है ना तो उसमें क्या करते हैं? देखिए ए और क्या लिखा? बी. मैंने सेलेक्ट किया ए बी ए बी ए बी ए बी, क्योंकि अल्फाबेट जो है ना वो सीक्वेंशियल नहीं होते बहुत ज्यादा. जेड पे आके खत्म हो जाए फिर क्या करेंगे? तो वो उसमें नॉर्मली हम जब अल्फाबेट यूज करते हैं तो एमसीक्यूज के लिए इस तरह की चीज के लिए यूज करते हैं तो उसमें ए बी सी डी के बाद वापस
रिपीट हो सकता है, इसलिए वो फिर रिपीटेशन अल्फाबेट के अंदर वो ये केस करता है, बाकी सब में वो चीज चला के दे देगा। ठीक है, इज दैट ओके? अब मैं आपको एक्सेल में एक मैजिकल चीज कराता हूँ, मैजिकल वन। आई डोंट नो कि ये आपके पुराने एक्सेल के अंदर इसका वो है या नहीं, आई होप हो, बट मेरे पास 365 इस वक्त चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 365, सो उसमें है, लेकिन होपफुली वहां पर भी होगा। मैं बताता हूँ ये क्या है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दो अलग सेल्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैं चाहता हूँ कि फुल नेम एक ही सेल में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहला वाला नाम खुद लिख लूंगा। ये देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने लिख दिया पहला वाला, सही। और मैं सेल पे आया और मैंने इसको ड्रैग किया सिलेक्ट करके, ठीक। क्या लिखा हुआ है, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, अहमद रजा, सब आ गया। और इधर जो ये बना हुआ है इस पे आया, ये जो आया कॉर्नर पे, इस पे एरो की प्रेस की और फ्लैश फिल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फ्लैश फिल। आई क्लिक ऑन फ्लैश फिल, जस्ट चेक इट। I just needed to write the first name the way I want it. फिर सबको ड्रैग करूंगा, फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा, वो दोनों नाम को मर्ज कर दे। हुआ आपके पास भी? सो इट्स अ मैजिक। बट इससे बड़ा मैजिक बताऊं, इधर देखिए। मुझे, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की ईमेल आईडीज होती हैं अपनी पर्सनल, जो ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी होती है और यूजुअली इसमें नाम के साथ होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अहमद डॉट रजा @gmail.com, एंटर कर दिया, राइट। देखते जाइए अब, ये देखिएगा, मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, यहां आया, फ्लैश फिल किया, लुक एट, सबके नाम की ईमेल आईडीज उसी फॉर्मेट में बन गई, jaz.khan@gmail.com, salim.ahmed@gmail.com, furqan.hamid@gmail.com। अब जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर पहली ईमेल आईडी कर बनाया होगा ना, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से नीचे तक क्रिएट कर। सही, दैट्स द फिल सीरीज। तो उसमें फ्लैश फिल जो है ना, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। नो नीड फॉर्मूला, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जस्ट पहले सेल में आपने अहमद स्पेस रजा लिखा, ठीक है। आपने जस्ट पहले सेल में सिर्फ लिखा अहमद रजा, और यहां आए और यहां से इसको ड्रैग किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। उसने पहले क्या किया, कॉपी किया, सबको कॉपी किया, फिर उसके बाद आपने ये प्रेस किया, ये वाला, आपने अहमद रजा लिखा, फिर इसको कॉपी किया, फिर यहां से एरो की प्रेस किया और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, और सारे नाम उसने यहाँ पर, ठीक। Okay, there are signs that we use, right? We use equal to for starting with a formula. We use plus sign for addition, minus for subtraction, star for multiplication, backslash for division, and parenthesis वगैरह यूज करते हैं ताकि हम एक्सेल को बताएं पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो जब हमें कोई कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन करनी हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिफाइन स्टेप्स क्या होने चाहिए। सो वी यूज ब्रैकेट्स फॉर दैट, तो हम ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं। सो अब एक काम कीजिए, ये वाली शीट खोलें, डिफाइन नेम्स वाली। डिफाइन नेम्स वाली, और सबसे पहले काम तो ये करें कि जो असद की
प्रोडक्शन है ना, उसको सिलेक्ट करके उसका नेम दे दें रेंज का। ये रेंज है ना, इस रेंज को सिलेक्ट करके इसका नाम असद कर दें, नीचे वाले का बदर कर दें, फिर नीचे वाले का चौधरी, ताकि अगर आपको असद सम करना हो तो सिर्फ असद लिख के सम कर दें। शॉर्टकट्स पे मैं बाद में आऊंगा, मैं आई कम टू शॉर्टकट्स साथ साथ। सबसे रेंज के नाम डिफाइन कर दें। पहले से डिफाइंड नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ देखें सब लोग, इफ किसी रेंज का आपको आपकी शीट किसी ने पहले यूज की हुई है और उसमें रेंज पहले से डिफाइंड है, और आप अब यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो यार सारे नेम्स पुराने हट जाएं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू कम टू फॉर्मूला टैब, सही है, और नेम मैनेजर में आ जाओ। इसमें नेम मैनेजर, कम टू द नेम मैनेजर, कम टू नेम मैनेजर, यू सी दिस, सही है, और यहां से आप डिलीट प्रेस करते हो, सारी रेंजेस जो डिफाइंड है वो डिलीट हो जाएंगी। यस, आई एम श्योर बदर को डिलीट करना है, यस बदर को भी डिलीट करना है, सबको सिलेक्ट करके डिलीट करना है, सारे नाम डिलीट हो जाएंगे, सारी रेंजेस डिलीट हो जाएंगे, अब आप अपने रेंज को बना। सो कम टू नेम मैनेजर, एंड इफ देयर आर ऑलरेडी रेंज डिफाइंड और आप चेंज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, सो नए सिरे से इनके नाम के हिसाब से इनकी इनके जो ये है कुछ select करें। डन विद द रेंज, सही, तो हम रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं और रेंज कैसे नेम करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट किया और यहाँ आके नाम लिख दिया असद, इसको सिलेक्ट किया बदर, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ आए और चौधरी एंड देन दानिश, राइट। अब मुझे जितने भी यूनिट्स असद ने बनाए का टोटल यहाँ चाहिए,
तो टोटल करने का एक तरीका तो ये है कि इज इक्वल टू, सही है, इज इक्वल टू, और मैं 100 लिखूं प्लस 30 लिखूं प्लस 43 लिखूं प्लस 80 लिखूं। एक तरीका तो ये है, बहुत लंबा तरीका है, बट ये भी एक तरीका है। एंटर कर दो, 253 आ गया। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि मैं फंक्शन यूज करूं रादर देन फॉर्मूला। अभी मैंने क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया। मैं फॉर्मूले की जगह फंक्शन, फॉर्मूला वो है जो मैं बना रहा हूँ, फंक्शन वो है जो एक्सेल ने बना के दिया पहले से। तो फंक्शन वो है जो एक्सेल ने पहले से बना के दिया हुआ है। सो सम का फंक्शन एक्सेल ने बना के दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इज इक्वल टू लिखा, एस यू एम लिख, तो एस लिखूंगा तो एस से स्टार्ट होकर सारे फॉर्मूला नीचे दिखा देगा। फिर यू किया ताकि फिल्टर हो जाए, फिर एम किया तो पूरा फिल्टर हो गया। सम सबसे टॉप में आ गया और ब्लू हुआ है। तो जिसको जो ब्लू हुआ होगा, इन टॉप वाला सबसे ब्लू हुआ होता है, तो आप उसको सेलेक्ट करना है अगर, तो टैब की प्रेस कर दो। और अगर नीचे आपको लग रहा है आपका फॉर्मूला नीचे है, तो एरो की से पहले उसको सेलेक्ट कर लें, मतलब हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करने के बाद फिर टैब की प्रेस कर लें। सो व्हेन यू प्रेस टैब, इट सेलेक्ट्स दैट फॉर्मूला सम, और ब्रैकेट ओपन हो गया। अब वो आपको नीचे हिंट भी दे रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला भी दे रहा है। नंबर 1 किस किस को सम करना है, मैंने कहा यार इन सबको सम करना है, तो इन सबको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने का अब दो तरीके हैं, वही माउस से राइट और क्लिक करके, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा, एरो की लेके आऊंगा इस तरफ, और सिलेक्ट हो गया सब। अच्छा, तो मैंने सबको क्या किया, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। सो इज इक्वल टू सम, एरो की से लाया यहाँ, शिफ्ट दबा के चारों को क्या किया, सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। और आप गौर से देखें कि जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसने खुद असद दे दिया था। ठीक है, तो असद का फायदा क्या था, अभी तो मुझे फायदा ही नहीं हुआ उसका। असद का फायदा था अगर मैं यूज करता। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, SUM ब्रैकेट ओपन, इस पूरी रेंज का नाम क्या था, बदर। तो BADAR लिखोगे, देखो टैब की प्रेस करोगे, मैं कह रहा हूँ सम ऑफ बदर। अब पूरा सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, वो नाम लिख दिया मैंने, एंटर करूंगा आ जाएगा। और इसको मैं, अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं रेफर करता हूँ। ठीक है, सो बदर हो गया, फिर इसके बाद नीचे क्या था, ठीक, और फिर नीचे वाला राइट। ठीक, सो यहाँ पर आप एवरेज कैलकुलेट करके बताएं। सो एक्सेल की खूबसूरती ये है कि जिस चीज को आपने कैलकुलेट करना है, आप इसी को लगा के उसको लिखना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा उसका फॉर्मूला है या नहीं, इसका फंक्शन कैसे करना है या नहीं है। तो इज इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता, मैंने किसी ने मुझे बताया नहीं था कि एवरेज का भी फॉर्मूला होता है। मैंने कहा लिख के देखते हैं होता है या नहीं है, तो वो डिस्प्ले कर देगा एवरेज लिखा, ये तो है, टैप किया, वो कहता है कहाँ से कहाँ तक है, मैंने कहा पूरा असद का एवरेज निकाल के, ये रहा असद का एवरेज, असद का एवरेज आ गया। सही है, तो अब नीचे तक सबके एवरेज निकाल। एंड इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो है ना वो रेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेंज P1 आप लिखेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि P1 का सेल एग्जिस्ट करता होगा। सो P1 का रेफरेंस ऑलरेडी होगा, ये P1 है, तो क्लैश करेगा, तो इट वोंट एक्सेप्ट। इफ अ रेफरेंस, a name is already exists, तो आप वो वाला नाम obviously नहीं कर सकते।
परेशानी हो जाएगी। किसको बोल रहे हो? नहीं नहीं, आपने कॉपी 346 आ रहा है। हाँ, आपने रेंज सही सिलेक्ट की हुई है, देखना। तो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पूछ लें। हो गया सर आपका? अब लेट्स गो टू फ्यू अदर फंक्शंस। आहिस्ता फंक्शंस और भी बहुत बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। फ्यू मोर फंक्शंस लाइक काउंट फंक्शन। सो काउंट करके बताएं। ठीक है, तो काउंट का फंक्शन आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इस डेटा को रेंज का नाम दे दूं, है ना। मैं यहाँ से यहाँ तक सबको क्या करूँ, सेलेक्ट करके, और यहाँ पर क्या करूँ, प्राइसेस नाम लिख देता हूँ, या रेवेन्यूज कर दूं, या सेल्स कर दूं। ठीक, सो मैंने इसका नाम सेल्स रख दिया। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट करके दे, क्या काउंट। सो काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन उठा, और मैंने कहा कि जो भी सेल्स हैं कितनी है वो काउंट करके, कितनी है 80। ये 80 वैल्यूज हैं, these are 80 वैल्यूज। सो उसने तमाम सेल्स में जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करके सामने किया, काउंट किया कि ये कितनी वैल्यूज हैं, कितने आइटम्स हैं, तो वो काउंट करके देता है। और अगर मैं इसमें से किसी एक को डिलीट करता हूं तो क्या आ रहा है 79, और अगर मैं 0 लिखता हूं तो 80 ही देगा। सो 0 का मतलब कुछ लिख दिया ना मैंने, फिल कर दिया। सो तमाम फिल्ड सेल्स वो क्या करेगा, काउंट करके देगा इसमें वैल्यूज। अब ये देखें, ठीक, ये देखें मैंने क्या लिखा, ए, तो काउंट नहीं कर रहा। सो ये सिर्फ नंबर्स वाले सेल्स को, यानी जिसमें नंबर लिखा होगा उसको काउंट करके। और अंडू करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल कंट्रोल जेड। सो मैं वापस पीछे जा रहा हूँ, मैंने कंट्रोल जेड, ठीक है। सो 80 करके दे दिया। उसके बाद वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम। क्या करेगा मैक्सिमम जी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो लाकर दे देगा आपको। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज, रेंज है सेल्स 54849, मैक्सिमम वैल्यू उसने आपको लाकर दी ऑफ द रेंज, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है वो लाके दे दी। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, नीचे तक जितने भी चीजें हैं उसके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो अप्लाई करें और सब कैलकुलेट करके बताएं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट इफ एंड सम इफ। काउंट इफ के लिए क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, देखें कि क्या हो, ग्रेटर देन 40,000 हो। चले ये दो क्राइटेरिया देने का शायद आप लोगों के पास, आपको नहीं पता हो कैसे देते हैं, छोड़ दें, बट ये सम तक का करके दे दें, सम तक का करके दे दें। क्या किया हो, फिल किया हुआ है, आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, डिलीट मार दें सबको। अगर किसी सेल में पहले से डेटा है तो आप सबको क्या करें, सेलेक्ट कर लें और डिलीट की प्रेस करें, तो डिलीट हो जाएगा।
तो अब जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना शीट और डेटा, उसमें पहले से वर्क कर रहे हैं, डेटा नहीं डिलीट करना, जो कैलकुलेशन या जो हम फंक्शंस को करते हैं उसको डिलीट करना, ठीक है, डेटा तो यूज करना। तो ये एक बात है। अब देखें, मैं भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले अब उसके बाद मिनिमम है इज इक्वल टू मिनिमम सेल्स इज इक्वल टू और ये क्या है सम। अब देखें काउंट, काउंट जब हम बोलते हैं ना कि काउंट करो, तो बेसिकली हम उसको बोल रहे हैं कि भाई क्राइटेरिया देंगे और फिर आप क्या करो, काउंट करो। तो काउंट इफ का मतलब ये होता है, सो काउंट इफ, काउंट इफ किसको काउंट करना है, रेंज बताएं, काउंट करना है सेल्स, सेल्स में से, सेल्स में से क्या करना है, काउंट करना है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिएगा गौर से। अगर आपका क्राइटेरिया किसी सेल में लिखा हुआ है किसी, तो सेल का क्या देना है, रेफरेंस, बस क्लिक कर रहे हो सेल, तो वो सेल का रेफरेंस यहाँ आ जाएगा। और अगर आप क्राइटेरिया खुद में लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है, बट कुछ खुद से एंटर करना है तो इन्वर्टेड कॉमास में बताना पड़ेगा उसको, जैसे मैं भी कर रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको कि मुझे वो सेल्स बताओ जो लेस देन 40,000 है। ये लेस देन है ग्रेटर देन है, चेक कर लेते हैं। नो ग्रेटर दिया है, लेस देन दिया, अभी 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 वेरीफाई कर लेता हूँ। जी सही है, लेस देन ही है। So 46 numbers are, there are 46 numbers जो कि किससे हैं, 40,000 से।
कम है, और अगर ग्रेटर देन है तो फिर उसका साइन चेंज कर दें, वो आपको ग्रेटर देन। सो ये इन्वर्टेड कॉमास आप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये सेल देखें, G18 G18 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ये करने की बजाय और G18 लिख दूं, तो फिर मुझे इन्वर्टेड कॉमास लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा कि जो G18 में लिखा हुआ है उसको ऐसे करके उठा लो, और G18 में लिखा होता है ग्रेटर देन 40,000, ग्रेटर देन 40,000। तो G18 में ग्रेटर देन का लिखा हुआ था, तो मैंने G18 लिख दिया। लेकिन अगर खुद से G18 ग्रेटर देन 40,000 लिखूंगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा। हाउ विल इट, व्हिच वंस आर? मुस्तफा समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? वो आपको नंबर बता रहा है, काउंट करके बता रहा है कि कौन सी वैल्यूज जो हैं, कितनी वैल्यूज जो है वो 40,000 से ऊपर है। अब कौन कौन सी है वो तो फिर आप फाइंड वगैरह के फंक्शन से निकल सकता है। अभी तो हम सिर्फ काउंट का फंक्शन देख रहे हैं। ठीक, इसी तरह सम में काउंट में बताएगा कितनी वैल्यूज हैं, और सम में से उन्हीं का सम करेगा जो उस रेंज से वो होंगी। यानी यहाँ पर उसने कहा 30,000 से ऊपर वाले को क्या कर दूं, सम करके बताओ। क्या चीज? ये कुछ भी नहीं है, बस मैंने G18 लिख दिया बगैर इन्वर्टेड कॉमा। सही है ना, सेल्स रेंज हो गई। ये पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, और G18 में जो लिखा हुआ है उसका ऐसे रेफरेंस देने का फायदा क्या होता है, फॉर्मूले में दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं, रेफरेंस यानी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं ग्रेटर की बजाय लेस करे, तो मैं यहाँ चेंज कर दूंगा, फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसी तरह यहाँ पर सम करना है, SUM, इफ सम करें तो कहता है रेंज पहले बताएं, तो रेंज है सेल्स, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या था, G19, नहीं 19 ना, तो G19 में क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है कि जो 30,000 से ऊपर की वैल्यूज है उन सबको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। इसका पता है फायदा क्या? अगर मुझे बोनस देना है, मुझे क्या देना है, बोनस देना है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई इंडिविजुअल वैल्यूज देखूंगा, जो जो वैल्यू 30,000 से ऊपर होगी मैं उसमें बोनस दूंगा, और बोनस है 5%, लेकिन सिर्फ उन उन सेल्स पर जो 30,000 से ऊपर होंगी। यानी अगर किसी महीने आपने 30,000 35,000 कर दी तो पूरे 35,000 के ऊपर बोनस मिलेगा, लेकिन 35,000 होना चाहिए। तो उसने क्या किया, सबको स्टोर कर दिया। अब मैं इसका 5% ले लूंगा, मुझे पता चल जाएगा मुझे मुझे टोटल बोनस कितना देना है, ऑटोमेट हो जाएगा मेरा काम। तो आप सोचिए, मंथ के एंड पे आपको ये टास्क दिया हुआ था कि बोनस कैलकुलेट करना है, आपने इसको वो कर दिया क्राइटेरिया की बेस पर, ऑटोमेट कर दिया आपने। जब सेल लिखी थी मंथ के एंड तक आपको पता चल गया बोनस कितना देना है। उसने खुद जाके टोटल करके बता दिया कि 30,000 से ऊपर वाली सेल्स कितनी है और उनकी वैल्यू क्या है, सम कर दिया उसने, और उसका परिणाम लाइक नीचे क्यों करना है, यानी वो टेबल बनानी हो तो रेंज बढ़ानी पड़ेगी ना, रेंज बढ़ानी होगी ना। अभी आप अपना रेंज सिलेक्ट की हुई है, सेल्स, जो कि क्या डिफाइन की हुई है, तो अब आपने वहां सेल्स यही रेंज बताई हुई है ना, तो अभी फिलहाल तो इसी रेंज से उठाएगा। और आप चाहते हो एक और रॉ ऐड हो जाए तो रेंज रीडिफाइन करनी पड़ेगी। नहीं, फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, रेंज रीडिफाइन कर दें। नेम मैनेजर में जाके रेंज जो आपने सेल्स की डिफाइन की थी उसमें रेंज बढ़ा दें। ठीक, अच्छा, सो दैट्स फंक्शंस फॉर काउंटिंग, फॉर टोटल करने के लिए, काउंट करने के लिए उसके। अच्छा, जी जी, रेंज रीडिफाइन करेंगे तो वो वाले कॉलम भी ऐड हो जाएगा, लेकिन उसका एक और हल भी है। इफ यू, अभी आगे जाएंगे हम जब टेबल क्रिएट करेंगे, तो टेबल जब क्रिएट करते हैं ना,
तो टेबल का फायदा ये कि आप टेबल सेलेक्ट करें, और टेबल में ही होता है कि आप टेबल में मजीद करते जाएंगे तो आपने चूंकि टेबल डिफाइन की है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल क्या करता है, जब आप टेबल में एक और रॉ ऐड करते हो तो जिस जिस रेंज जिस जिस फॉर्मूले में आपने उस टेबल का रेफरेंस दिया होगा वो वहां से उठाता है, तो मैं ऐड होता जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि टेबल क्रिएट करने के फायदे। समझ में आ गया। एंड आप लोग का होम असाइनमेंट ये है कि आपने मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए जो फॉर्मूला है वो देखना है। अभी सिंगल क्राइटेरिया बताया, रेंज भी तो बता सकते हैं कि 10,000 से लेकर 40,000 के बीच वाले को सम करें, 10,000 से लेकर 40,000 तक के बीच में सम करें, तो उसके लिए फिर कौन सा फॉर्मूला हो यूज होगा ये अपने घर से सर्च करके अप्लाई करके, दैट्स द होम असाइनमेंट। यानी रेंज मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अभी तो हम सिंगल क्राइटेरिया दिया ना। if we apply multiple criteria तो फिर उसके लिए हमें क्या यूज करना है, चलिए मैं हिंट दे देता हूँ आपको। इधर देखिए, काउंट इफ की जगह काउंट इफ्स आता है, काउंट इफ्स एंड सम इफ्स, एक एस ऐड करना है, लेकिन उसको उसको अप्लाई करके कैसे आना है, उसको स्ट्रक्चर को देखना है, भले आप यूट्यूब और नेट देख लें, ठीक है, हाउ टू अप्लाई इट। क्योंकि देखें इस कोर्स के एंड पे मेरा जो बड़ा मकसद है वो क्या है, टू मेक यू पीपल अ सेल्फ लर्नर। सारी जिंदगी दोबारा हर बार कोर्स नहीं होगी, जब आप जॉब पे जाओगे देयर विल बी मेनी थिंग्स जो उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी और आपको पता नहीं होगा अब क्या करूं। सो यू हैव टू यूज इंटरनेट, सो यूजिंग इंटरनेट इज आल्सो अ स्किल। सर्च करना, रिसर्च करना भी एक स्किल है। नहीं हर चीज की एक्सपर्टीज होती है ना, आप तक आप पता नहीं क्या सर्च कर। अब एक्सेल को सर्च करने के लिए अलग चीज है ना, बिल्कुल। अब आप मिसाल के तौर पर फेसबुक के कोई फीचर सर्च करें, उसमें आप क्या कीवर्ड्स यूज करते हो, लेकिन आप एक्सेल के अंदर जो यूज करोगे तो उसके लिए कीवर्ड्स क्या होंगे जो एक्सेल की सर्च आपके लिए आसान बनाए। दैट्स व्हाट आई मीन। सो हर फील्ड की अपनी कीवर्ड्स होंगे ना जिसको आप यूज करके फिर करोगे। सो जैसे मेरे काम फंसा था कुछ दिन पहले तो एक्सेल के ऊपर, तो आई हैड टू सर्च। जी एक्सेल तो दुनिया है, सही है, तो आई हैड टू सर्च फॉर दैट थिंग एंड आई फाउंड इट एंड आई डिड। वो एक नंबर था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में, मुझे उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था फॉर्मूले से। वो मैं असाइनमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि आप लोग भी करें। तो यू हैव टू बी at some time of the future आपको इसी सर्च करनी। that's why I'm giving as an home assignment। अच्छा ये तो now come to cell references, important cell references when you are giving reference of a cell, तो referencing बड़ा important होता है। और ये करते वक्त मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन के ऊपर ज्यादा देखें नहीं और टाइप वगैरह से एक दफा ध्यान से सुन लें उसके बाद, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन 1 कितने परसेंट है, 6.2% ऑफ द ग्रॉस पे, राइट। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं इज इक्वल टू लिखूंगा एंड आई विल कम टू 3500 जो कि कहां लिखा हुआ है B4। सो आई सिलेक्टेड B4 एंड स्टैरिक, क्या लिखा स्टैरिक, और फिर मैंने इसको यहां पर कर दिया C12 से, सही है। तो 3500 का वो क्या निकालेगा, 3500 का क्या निकालेगा 6.2% निकालेगा, एंड मैंने एंटर कर दिया तो उसने 217 कैलकुलेट, सही है ना। अच्छा क्या रिजवान के बाद मोहसिन, एहसन, शाहान और खुरम सबके वाले में ये होना है ना, सबके वाले में होना है, लेकिन डिडक्शन तो 6.2% होगी बट अमाउंट डिफरेंट होगी। तो क्या मैं तमाम सेल में ये प्रोसेस बार बार रिपीट करूं तो टाइम नहीं लगेगा। सो बेटर के मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी कर दूं। सो मैं अब कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस सेल से कॉपी करना है उधर जाओ, कंट्रोल C प्रेस करो, कंट्रोल C कॉपी कर लिया, और जहां पर पेस्ट करना है, जहां पर इसको पेस्ट करना है वहां पर आओ और कंट्रोल V फॉर विक्ट्री, कंट्रोल V प्रेस कर दें। और जब मैंने प्रेस किया वो कंट्रोल V प्रेस किया तो कुछ नहीं आया,
कुछ नहीं आया, है ना। वो क्यों नहीं आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, और से देखिएगा। मैंने यहां पर क्या लिखा था, B4, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उसने B4 को क्या कर दिया, B5। अच्छा, B4 में क्या लिखा हुआ था, 3500, और B5 में क्या लिखा हुआ है, तो सही किया उसने या नहीं किया, सही किया। मैंने तो नहीं बताया था उसको, मैंने तो ऊपर जो फॉर्मूला था उसको कॉपी किया था और उसमें B4 लिखा हुआ था। जब मैं नीचे लेकर आया उसने क्या कर दिया, B5। सही है। अब नाउ हाउ एक्सेल इज प्रोग्राम्ड, वो जरा समझिए। You have to understand the science behind Excel. Once you learn the science, then you can perform the arts. फिर खेल सकते हो। पीछे साइंस समझो। पीछे एक्सेल प्रोग्राम ऐसे हुआ है कि जब आपने इसको क्या कहा था कि B4 उठाओ, सही है, तो एक्सेल को पीछे प्रोग्राम इसलिए किया गया कि एक्सेल B4 नहीं समझ रहा, सही है, वो रिलेटिव देख रहा है। जिस सेल में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था वो सेल का नाम क्या था, रेफरेंस क्या था, C4। C4 में मैंने क्या लिखा था, B4। B4 C4 के किस साइड पर है, कौन सी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, इमीडिएट लेफ्ट है या कुछ सेल्स छोड़ के, इमीडिएट लेफ्ट पे। लेकिन चूंकि फॉर्मूला किस में लिखा था, C4 में, और बताया था B4, तो उसने B4 नहीं देखा, उसने कहा जहां से हम खड़े हैं वहां से आप किधर का इशारा कर रहे हो, आप दो घर एक साथ हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, ठीक, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, और आपने दूसरे घर के ग्राउंड फ्लोर पे इशारा किया और हाथ से पकड़ा, ठीक, और ऐसे ही पकड़ के आपको कोई लेके चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। अब आपका इशारा किस तरफ होगा, अगले घर के फर्स्ट फ्लोर पे, यही हो रहा है। तो जब आपने C4 पे B4 की तरफ इशारा किया था, लिहाजा जब C5 पे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली B5 हो गया, रिलेटिव देखता है वो, तो वैसे मूव करता है। तो एक्सेल को प्रोग्राम इस तरह किया गया कि यार जब यूजर ने ऊपर C4 B4 लिखा था और नीचे कॉपी कर रहा है, तो उसका मतलब नॉर्मली होगा कि वो अब C5 में B5 की तरफ रेफर कर रहा है। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट एक्सेल के रेफरेंसेस रिलेटिव होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। वो देखता है कि जिस सेल में आपने ये फॉर्मूला इंसर्ट किया है, उस सेल में जिस सेल का रेफरेंस दिया है वो कितनी पोजीशन पर है, यानी राइट लेफ्ट के कितने कॉलम छोड़कर है और कितने रो छोड़कर है। आपने कहा रो तो सेम थी, कॉलम साइड वाला राइट हैंड साइड, नीचे उसने कॉपी कर दिया, सही। लेकिन अब उसने क्या किया, B4 के साथ वो C12 को भी क्या कर देगा, उसको भी क्या कर देगा, नीचे लेगा। C12 कहां पर है, इधर देखें यहां पर है। तो जब आप एक स्टेप नीचे आ रहे हो, रॉ चेंज कर रहे हो, तो वो भी रॉ का नंबर चेंज करेगा, 12 को 13 करेगा। सी नहीं चेंज करेगा। सी क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि आप सी में हो और आप सी में खड़े हो, सी का रेफरेंस दिया है और अभी भी आप रह रहे हो, सी में ही रह रहे हो ना, तो वो सी वाला नहीं करेगा, वो कहेगा पहले कि आप सी में थे और आप सी का रेफरेंस दिया था, अभी भी आप पेस्ट एक सी में ही कर रहे हो, लेकिन पहले आप C4 में थे, अब आप C5 में जा रहे हो, यानी एक नंबर बढ़ा रहे हो, लिहाजा 12 को हम भी 13 कर देंगे। जब उसने 13 किया वो ब्लैंक था, तो क्या हुआ, वो ब्लैंक था, जीरो था C13, और जब उसने उसका 3784 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, जीरो आ गया। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। अब एक्सेल को कैसे पता चलेगा यार ये मूडी लोग हैं, B4 के केस में तो चाहते हैं कि B5 कर दे, बट C12 के केस में वो नहीं चाहते कि C13 कर दे। ये एक्सेल जो B4 के साथ किया वही हम नहीं चाहते कि हमें लगानी पड़े। एक्सेल कहता है, हमने आपके लिए चीज रखी है जिसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। आप चाहते हो कि एब्सोल्यूट कर दो, पहले फैसला करो एब्सोल्यूट को करना चाहते हो, 12 पे सी को 12 नहीं चेंज करना चाहते या सी चेंज करना चाहते, दोनों। लेकिन सी तो वैसे भी चेंज नहीं कर रहा था, कर रहा था वो, सी को तो सी रहने दे रहा था, क्योंकि जो आपकी डायरेक्शन है मूवमेंट की उसमें बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं हो रहा। अब आप भी नहीं चेंज करना चाहते, वो भी नहीं कर रहा, तो उसको छोड़ो नहीं, सी को नहीं छोड़ो, क्योंकि सी चेंज कर भी नहीं रहा वो और आप चाह भी नहीं रहे, तो अब सी को नहीं छोड़ो, किसको वो
चेंज कर रहा है और आप नहीं चाह रहे हो कि चेंज करो 12 को, तो 12 की बात करो सिर्फ, 12 पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जस्ट टॉक अबाउट 12 या 12 को हटा दें। अब आप चाहते ना करें तो आपने क्या करना है, 12 से पहले डॉलर का साइन लगा देना। जस्ट प्लेस द डॉलर बिफोर 12, लगा दे सी से पहले भी, फर्क नहीं पड़ना, सी वो पहले भी नहीं करता, अब भी नहीं करेगा। सही है, सही है, डॉलर का साइन लगा दे। अब आप इस सेल को कहीं भी जाकर कॉपी करते हैं, इसको देखो, क्योंकि हमने इसको कह दिया भाई, डोंट फ्लर्ट विद 12, फ्लर्ट को नहीं छेड़ो। सो एंटर किया, ऊपर से कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, लुक एट दिस, नाउ इट हैज केप्ट इट एज C12। जो चेंज करना था वो उसने कर दिया, हमने भी इसको करने दिया, और जो नहीं करना था वो उसने नहीं किया। अब देखिए 235 आ गया, हाँ आ गया, नहीं आया 235, सही है। अब नीचे तक कॉपी करते सेट हो जाएगा, समझ में आई बात। सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, उसका शॉर्टकट है F4 की। क्या है? F4 की। इधर देखिए, मैं डॉलर का साइन वापस हटा रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, मैं डॉलर का साइन हटा दिए और मैं F4 की, फंक्शन 4 की एक दफा प्रेस कर रहा हूँ, $2 के साइन लग गए हैं, $2 के साइन लग गए। हो सकता है दूसरी रो से नजर नहीं आ रहा हो, बट यहाँ है, ठीक है, $2 के साइन लग गए, लेकिन क्या हमें 2 चाहिए थे? नहीं, तो मैंने एक दफा फिर F4 की प्रेस की, अब एक हट गया, क्या वही वाला हटा है जो हम हटाना चाह रहे थे? यस, है ना? क्या चीज करना है तो करें, नहीं करना नहीं करें, अभी हम नहीं करना चाह रहे, देखेंगे अभी तो हम 12 के साथ मसला, तो हमने दोबारा F4 की, तो F4 की बार बार करेंगे, वो डॉलर का साइन लगाता और हटाता जाएगा, तो जिस पोजीशन में आप चाहते हो उसमें आगे हो जाए। तो जी, C12 से पहले लगाएंगे तो सिर्फ C को एब्सोल्यूट करेगा, 12 को नहीं छेड़ेगा। C और 12 उसके लिए अलग अलग दो बातें, C12 इज नॉट अ सेम थिंग, तो कंबाइंड चीज नहीं है, तो C को अलग दिखता है, 12 को अलग देता है, तो C से पहले अलग लगाना पड़ेगा, 12 से पहले अलग लगाना पड़ेगा, फिर दोनों का एब्सोल्यूट करेगा। जी ठीक है, ये आगे रेफरेंस, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसको सोचते हुए एक काम कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं जिसको फिर कॉपी करके हम इन दोनों कॉलम्स में पेस्ट करें, क्योंकि दूसरे कॉलम में डिडक्शन का क्या है, डिडक्शन 1 नहीं है, डिडक्शन 2 है, लेकिन मैं दोबारा फॉर्मूला पुट नहीं करना चाहता, मैं यही वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है जब कॉपी करूं, इधर जब आए तो अमाउंट रिजवान की उठाए, तो कितनी उठाए 3500, बट डिडक्शन 6.2 की जगह 1.45% अप्लाई करके, ये जो अगर आपने रिपीट करना है मॉडलिंग का बार बार दोबारा सेम काम है, सिर्फ रेफरेंस चेंज करना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है तो कहानी खत्म हो गई, फॉर्मूला तो सेम है, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ दो डिफरेंट रेफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो रेफरेंसेस चेंज हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए सब, इधर देखिए, अगर इधर प्लीज देखिए, मैंने देखना ये है कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा किस डायरेक्शन में जाना है, नीचे भी जाना है और राइट पे भी जाना है, सही है। तो अब जब नीचे आऊंगा तो फॉर्मूले में जो भी रेफरेंसेस मैंने रॉ के दिए होंगे वो रॉ के रेफरेंसेस चेंज करेगा, और जब लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो फॉर्मूले में जो कॉलम के रेफरेंसेस है उसको चेंज करेगा। तो अगर मैं कॉलम वाइज मूव कर रहा हूँ तो वो भी रेफरेंसेस के कॉलम चेंज करता है, और अगर मैं रॉ वाइज मूव कर रहा हूँ तो वो रॉ के रेफरेंसेस चेंज करेगा, कॉलम नहीं छेड़ेगा, और मैंने अभी दोनों डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, अब मैंने किस में क्या चीज चेंज करनी है क्या नहीं करनी है देखना है, ठीक है। मैं यहाँ आया,
B4, अब पहले B4 देखिए, B4 रिजवान है, सही है। ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर B4 से नीचे भी आना है ना, B4 से नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो मैं क्या चाहता हूं कि B4 को B5 करे या नहीं करे, करे, और वो भी करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने में वो B को नहीं छेड़ेगा। ये छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा। 4 को चेंज करेगा और मैं भी चाहता हूं कि चेंज करे, तो लिहाजा मैं इसको इस केस में कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ऊपर से नीचे आते वक्त मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बी वो चेंज खुद भी नहीं कर रहा और मैं भी नहीं चाह रहा, क्योंकि नाम सारे इसमें लिखे हुए हैं, सॉरी ग्रॉस पे किसमें लिखी हुई है, बी में, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो बी लिखे, और जब मैं नीचे से आऊंगा तो चेंज भी नहीं करेगा वो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि मैंने इसको लेफ्ट से राइट पे कॉपी करना है। जब मैं लेफ्ट से राइट पे कॉपी करूंगा तो वो बी को क्या कर देगा, सी कर देगा। मैं नहीं चाहता कि बी को सी कर दे, क्योंकि ग्रॉस पे वहीं से उठाने। तो अब मैं क्या करूं, बी को लॉक करूंगा। तो बी से पहले मैं क्या लगा दूं, डॉलर का साइन लगा दूं। फोर्थ में करे, लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट आऊंगा तो मैं फोर्थ नहीं करना चाह रहा, वो करेगा भी नहीं। लेफ्ट से राइट तो वैसे भी उसने नहीं करना। फोर को वो कब चेंज करेगा, जब नीचे आएगा, और नीचे तो मैं चाह भी रहा हूं कि चेंज करे। समझ में आई बात, राइट। तो अब मैं और वो एक पेज पे, इधर तो ऑलरेडी मैं पेज पे ला चुका हूं, इधर तो मैं ला चुका हूं। अच्छा अब सी की बारी है। सी सी में लिखा हुआ है 6.2 और डी में लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो सी से क्या कर देगा, डी कर देगा, और मैं चाहता हूं कि डी करे, डी कर चाहता हूं, क्योंकि क्योंकि जब इस कॉलम में आएगा तो डायरेक्शन कहां से उठानी है, डी से उठानी है, तो वो डी कर देगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉपी किया, नीचे तक क्या किया, सिलेक्ट, पेस्ट कर दिया, यहाँ आया, सबको सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, सारी वैल्यूज आ गई। एक ही फॉर्मूले को यूज किया मैंने दोबारा किसी भी नहीं ले रहा ना C12 को। इधर देखो, कर दिया D12, इधर C12 था, इधर जब था क्या था, इधर क्या था, C12 था। जैसे ही यहाँ आऊंगा कॉलम चेंज करूंगा तो वो भी कॉलम चेंज करेगा, तो वो D12 कर देगा, ये कर देगा। क्या नहीं, मेरे पास नहीं, तो आप उसी फॉर्मूले को होने वाले, तो मेरा फॉर्मूला जी, तो ऑनलाइन करने में समझ में आ रहा है इनको। जल्दी से क्विकली बता दें, समझ में आ रहा है, यस और नो।
जी क्या कहाँ लिखी हुई है? तो फिर नहीं होता ना। नहीं, और आप डेटा जो आप लिखोगे ना उसकी टेबल भी वैसे ही बनानी पड़ेगी। जो आपने पैरामीटर्स सेलेक्ट करने हैं ना, वो भी फिर आपको ऐसे बनाने हैं, ऐसी फॉर्म में बनाने हैं कि ये चीज अप्लाई हो सके। अब आपने वो उधर लिखा है, इधर लिख दिया कोने। अब किचन किचन में कोई चीज बनाने जाओगे तो अगर अंडे भी किचन में रखने पड़ेंगे, बाकी चीजें भी किचन में रखनी, पता चला अंडे आपने अलमारी में रखे हुए, टमाटर आपने वहां रखे हुए, तो आप ज़ाहिर है अपने लिए मुश्किल बनाओगे। ठीक है, तो आपने जब डेटा अरेंज करना होगा ना, तो डेटा की अरेंजमेंट के वक्त भी फिर ये सेंस आपको यूज करनी है कि ये डेटा जब यूज करने जाओगे तो किस फॉर्म में अरेंज करें कि जब फॉर्मूलाज लगाएं तो फिर ये जो आसानियां एक्सेल ने पैदा की हुई है हम इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, बट दैट कम्स विद प्रैक्टिस, व्हेन यू विल बी गुड विद एक्सेल। ठीक है, जब आप एक्सेल के साथ अच्छे हो जाओगे तो उसको डेटा अरेंज करने में आपको खुद सेंस आपकी डेवलप हो जाएगी किस तरीके से डेटा अरेंज करना है, किसी फॉर्मूला से अब मैं अगर ये तो भी मैं नहीं कर सकता, ऊपर नीचे भी लिखना नहीं कर सकता, इसलिए ये फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर डिडक्शन वन पे डिडक्शन टू के लिए दोबारा फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं कॉपी ऐसे कर रहा था और मैं ऐसे जाके डिडक्शन चेंज कर रहा था, तो ऊपर डिडक्शन वन डिडक्शन टू कैसे लिखा हुआ है कॉलम में, तो नीचे भी फिर कॉलम वाइज होना चाहिए ना, तभी मैच करेगा। एग्जैक्टली, फिर ऐसी सेम फॉर्म में होना चाहिए, डेटा एंड ऊपर जो रिपोर्ट्स जिससे कर रहे हो वो सब फिर एक फॉर्मेट सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। वो हो सकता है फिर। हाँ, फिर हाँ, फिर ये फिर ऐसे आपको नाम लिखने पड़ते, रिजवान मोहसिन, ये सब ऐसे। तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर स्ट्रक्चर यही हो यहाँ लिख दो, फिर फर्क नहीं है, स्ट्रक्चर तो वही रहा ना, किस जगह पे बनाया वो फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। जी, वो चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आया? सो अब आपका होमवर्क ये है, होम असाइनमेंट। ठीक है, एंड होम असाइनमेंट ये है कि ये जो आपका है, हम्म, इसमें ये भी नहीं, ये पीएमटी का फॉर्मूला है, वो मैं बाद में करूंगा, अभी एक और था, टेबल बनी हुई, टेबल टेबल कहाँ है? ये 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 टेबल आपको फिल करना है, दैट्स योर होमवर्क। 6 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ यहाँ। सही है, वो फॉर्मूला आप यहाँ लिखेंगे, और ऐसा फॉर्मूला होगा जो सबके कॉपी करो, सबकी टेबल, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ यहाँ लिखना है, बाकी सेल में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है उस फॉर्मूला। सही है, दैट्स योर होम असाइनमेंट, घर पे कीजिएगा, घर पे कीजिएगा। सो आज के लिए काफी है मेरे पास। ठीक है, ये शीट मैंने आपको दे दी है। सो शीट्स में आपको सारी देते रहूंगा, फायदा ही होगा, फिल करेंगे बाद में, बार बार देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास होगी शीट, आप बार बार देख सकोगे कि कैसे करना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर दिस वाज जस्ट बेसिक लेवल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इट विल बी मोर एडवांस्ड एंड मोर इंटरेस्टिंग, एंड यू विल बी डूइंग मोर वंडर्स इन एक्सेल। आप आहिस्ता आहिस्ता इतनी जबरदस्त चीजें इसके अंदर करेंगे। पर एक चीज याद, एक्सेल का कोई एग्जाम तो देना नहीं है आपने, एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, पास कर लिया उसको, क्या F5 का काम था, पास करना, पास कर लिया, लेकिन एक्सेल तो यूज करना है। सो पढ़ के फिर प्रैक्टिस ना करो और उसको अपने रेगुलर यूज में ना लेकर आओ, फिर आप अभी जो कर रहे हो उसको मत करो। तो कीप ऑन प्रैक्टिस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भी आप लोग पेपर भी पढ़ रहे हो, सो व्हाई नॉट घर पे जो आपको क्लास में सर चीजें करवा रहे हैं, कैलकुलेशन, वो घर पे जाकर एक्सेल पे आप सारे क्वेश्चन,
कोशिश करें कि ये शीट अपने सामने रखें, यहाँ से देखते जाएं ये वाला चीज कराई, अब ये मेरे क्वेश्चन में मैं सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो पेपर का नॉलेज है वो भी आपकी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। आप जब उसको सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर, तो आपका दिल कर रहा होगा, और अलग नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा यार पेपर के अलग से बैठो तैयारी करो, इसके लिए अलग से कुछ कर रहे हैं, नहीं, वही क्वेश्चन उठाओ और यहाँ से जो टूल्स इस्तेमाल वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की एक्सपर्टीज आपको डेवलप होती है, ठीक है। तो ये आप करना है, पर इंशाल्लाह इसके अंदर फिर आगे फॉर्मेटिंग वगैरह है, मैं फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद जो है ना वो आगे के एडवांस फीचर्स हैं, और इंशाल्लाह लास्ट में भी विल बी लर्निंग दी कोडिंग, VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, वो हम देखेंगे, वो भी सीखेंगे कि कोडिंग करके आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो उसको, और मैक्रोस ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोस कैसे रन करते हैं। यानी अगर मैं एक 4-5 स्टेप्स करूं और मुझे लगता है ये स्टेप मुझे रोजाना करने होते हैं, तो मैं वो स्टेप्स एक दफा रिकॉर्ड कर लूंगा और एक बटन बना दूंगा, बटन, और जब वो बटन क्लिक करूंगा वो 5 स्टेप्स खुद करेगा। तो मैं बटन में क्लिक करूंगा, वो सारे 5 स्टेप्स वो रिपीट कर दिया करेगा मेरे लिए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है मैक्रोस, वो फिर इंशाल्लाह हम वो बिल्कुल लास्ट में इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट, आई होप आज की क्लास अच्छी रही। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पहले कंफर्म कर दें कि 1 से लेकर 10 तक हाउ डिड यू फाइंड योर टुडेस क्लास, 1 से लेकर 10 तक आज का सेशन कैसा रहा, सब लोग बता दें प्लीज। नहीं बताएंगे तो मैं अज्यूम कर लूंगा 1 तक, बता देंगे तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं। चलो सिर्फ तैमूर जो है, यूसुफ 7, जल्दी जल्दी बता दें, इनको नंबर का टाइप करना नहीं आ रहा है, मैं उनको इससे सिखा रहा हूँ। 10, 9, आप लोगों से भी रिव्यू लेना है यार, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो बताना। अल्लाह हाफिज, ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात से। शेड्यूल में फिर